नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। पोस्ट बजट कंसल्टेशंस के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसंरचना और निवेश विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। क्या कुछ विशेष रहा इस संबोधन में, इस पर जानकारी देंगे आपको अगले 1 घंटे में। साथ ही रायसीना डायलॉग में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर भी बात करेंगे। बात दिल्ली के सियासत की भी होगी, साथ भी होगी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट बाद अवसंरचना और निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। पीएम ने गति शक्ति मास्टर प्लान को बताया महत्वपूर्ण व्यवस्था। कहा, भौतिक अवसंरचना के साथ ही देश की सामाजिक अवसंरचना का मजबूत होना भी बेहद महत्वपूर्ण। इस साल के रायसीना डायलॉग के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुआ मंथन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दिया बल। एक विशेषज्ञ समिति बनाने का दिया प्रस्ताव। रायसीना डायलॉग से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा, स्लोवाक, श्रीलंका, भूटान सहित कई देशों के अपने समकक्षों से की मुलाकात। द्विपक्षीय, सामरिक और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी हुई चर्चा। देश भर में G20 बैठकों के हिस्से के रूप में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर 2 दिवसीय बैठक सोमवार से हैदराबाद में होगी शुरू। बैठक से इतर ग्लोबल साउथ के उभरते हुए देशों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान पर समूह सत्र का किया गया आयोजन। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अदालत से राहत। सीबीआई हिरासत की अवधि को और 2 दिन के लिए बढ़ाया। जमानत याचिका पर 10 मार्च को अदालत करेगी फिर से विचार। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सिसोदिया के समर्थन में बच्चों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखा खत। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पेगासस मामले में मोबाइल की जांच की मांग पर नहीं किया था उन्होंने सहयोग। राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी किया प्रदान। आधुनिक तकनीक के साथ साथ जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर फिर से अपनाना मौजूदा समय की मांग बताया। और पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया 2047 का शुभारंभ। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अमृत काल में युवा शक्ति के महत्व को बताया महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट बजट कंसल्टेशंस की बात करेंगे, जिसको प्रधानमंत्री लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। एक के बाद एक तमाम पोस्ट बजट कंसल्टेशंस को वो लीड कर रहे हैं। केंद्रीय बजट के कार्यान्वयन को लेकर सरकार नई लीक पर चली है। अब सिर्फ बजट पूर्व चर्चा ही नहीं होती, बल्कि बजट पेश किए जाने के बाद भी उसे लागू करने और मूर्त रूप देने के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम स्वयं बजट के बाद परामर्शों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को बुनियादी ढांचा और निवेश पर बजट के बाद के सेमिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुनियादी ढांचा और निवेश पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने बजट और राजनीतिक निर्णयों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक हितधारक के लिए ये नए दायित्व, नई संभावना और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। किसी भी देश के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व हमेशा ही रहा है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक
इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश में दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है। इसी सोच की वजह से देश के बुनियादी ढांचे पर निवेश करने से पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। मौजूदा सरकार ने न सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही प्रतिभाशाली और कुशल युवा काम करने के लिए आगे आ पाएंगे। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के निर्णय को देश की अर्थव्यवस्था का प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि इसी रास्ते पर चलते हुए देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। पीएम मोदी ने बताया कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग का औसत वार्षिक निर्माण 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है। 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर 150 के आसपास पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आपने सुना कि किस तरह से नेशनल हाईवे का निर्माण 2014 से दोगुना तेजी से हो रहा है, किस तरह से रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, किस तरह से नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, और ये सब गति शक्ति के साथ में जोड़ा जा रहा है। गति शक्ति किस तरह से विकास योजनाओं को नई गति दे रही है, इस विषय में आपको बताएंगे कि किस तरह से गति शक्ति से एक नई गति मिल रही है विकास की परियोजनाओं को। केंद्रीय बजट के कार्यान्वयन को लेकर सरकार अब नई लीक पर चली है और अब सिर्फ प्री बजट कंसल्टेशंस नहीं होते हैं, बल्कि पोस्ट बजट कंसल्टेशंस भी होते हैं। और सबसे खास बात है कि इस पोस्ट बजट कंसल्टेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बजट पूर्व चर्चा ही नहीं होती, बल्कि पोस्ट बजट उस पर किया जाता है, कार्यान्वयन किया जाता है कि किस तरह से आगे की नीति निर्धारण हो और कैसे इस बजट को आगे लागू किया जाए। बजट लागू करने और उसे मूर्त रूप देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 12 से ज्यादा वेबिनार्स वो उसको आगे लेकर जा रहे हैं। 23 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आयोजित किया जा रहा है। 12 बजट उपरांत वेबिनार को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को मूर्त रूप दिया जाए, कैसे कार्यान्वयन हो बजट का। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आज बुनियादी ढांचा और निवेश पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया और इसमें अपनी महत्वपूर्ण बातें कही। आपने अभी सुना हमारे इससे पहले का जो पैकेज चला उसमें पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के निर्माण को देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी प्रेरक शक्ति बताया। कहा कि यह जो है एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, किस तरह से गति शक्ति के जरिए आगे चीजों को बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को एक बड़ा गेम चेंजर बताया कि किस तरह से एक पूरी अर्थव्यवस्था पर पूरी को एक गति देने का काम यह गति शक्ति करेगी। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्यों साबित होगा? गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और विकास की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कई सारे राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के विभाग इस पोर्टल के जरिए जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बेहतर हो रहा है। पिछले 8 महीने में क्या परिवर्तन आया है? उद्योग विभाग में एक खास परिवर्तन आया है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 66 बड़ी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। पिछले 8 महीनों में 66 बड़ी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है, तो यह कितना बड़ा महत्व रखता है यह समझने की जरूरत है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 5 लाख करोड़ रुपए है। आप समझ सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा है और इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस पे लगातार काम आगे चल रहा है। इसमें 922 करोड़ रुपए की लागत वाला मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर और बारबिल नयागढ़ बरसून 8,840 करोड़ रुपए का एक जो परियोजना है वो शामिल है। तो कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसमें शामिल है, कितने बड़े प्रोजेक्ट शामिल है, ये देखा जा सकता है। इसके अलावा नई रेलवे लाइन, गुरदासपुर जम्मू श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन,
6,931 करोड़ रुपए जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस गति शक्ति के जरिए सामने आए हैं और उसमें गति शक्ति ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो यह आप समझ सकते हैं कि और न सिर्फ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बल्कि स्कूलों, नर्सिंग होम्स, अस्पतालों जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं बनाने में भी गति शक्ति की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी देश में उसमें भी गति शक्ति लगातार काम कर रहा है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर 12 राज्यों ने अब तक जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया है। 12 राज्यों ने अपने यहां की जमीनों को, लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया है और उससे बहुत सारा फायदा हो रहा है। और केवल पीएम गति शक्ति में यही चीजें नहीं हो रही बल्कि पोर्टल पर डेटा के 1300 प्रकार मौजूद है, 1300 काइंड्स, और जिसमें वन, वन्यजीव, वन संपदा, नदियां, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और तमाम दूसरी चीजें इसमें शामिल है। यानी पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो तो शामिल ही हैं, तमाम परियोजनाएं आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी इसके बारे में गति शक्ति पोर्टल पर चीजें बताई गई। गति शक्ति पोर्टल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उसमें आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम विभिन्न विभाग, राज्य के और केंद्र सरकार के। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो समीक्षा भी करता है और देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ है, या ये भी देखता है कि कहीं अगर किसी को कुछ दूसरी की जरूरत है, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभाग इससे जुड़े हुए हैं। इस पोर्टल पर ही परियोजनाओं को तैयार किया जाता है और फिर उसे फील्ड पर लेकर आया जाता है कि यानी कि इस पोर्टल पर परियोजनाएं तैयार होती हैं और फील्ड पर उसको मूर्त रूप दिया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है। और गति शक्ति से विकास योजनाओं को जब नई गति मिलने की बात हम कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं भी गलत साबित नहीं होता है, क्योंकि लगातार जो ये गति शक्ति योजना है, जैसा कि आपने देखा कि कितने बड़े वॉल्यूम में 5 लाख करोड़ रुपए की तमाम योजनाओं को इसके जरिए मंजूरी मिली है। पिछले 8 महीनों में 66 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा तो वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। न्यूज नाइट में खबरें अभी बाकी है। कैप्टन जोया अग्रवाल, उस ऑल विमेन ऐतिहासिक उड़ान की कमांडर जिसने दुनिया में सबसे लंबे हवाई मार्ग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उत्तरी ध्रुव होते हुए बेंगलुरु पहुंचने का कीर्तिमान रचा। बोइंग 777 उड़ाने वाली दुनिया की सबसे युवा पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल। हर एक वास्तविकता वो एक अच्छे सपने से शुरू होती है, और जो बहुत ही एक खूबसूरत सपना होता है वो एक सपने देखने वाले से शुरू होता है। भारत की बेटियां हैं नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से, आकाश पर लिखा है एक संदेशा, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है। 3 दिनों तक नई दिल्ली में चले रायसीना डायलॉग का आज अंतिम दिन था। आज भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई जानी मानी हस्तियों ने चर्चा और संवाद में हिस्सा लिया। रायसीना डायलॉग 2023 में शनिवार का दिन भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन के नाम रहा। राजधानी दिल्ली में हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन जानी मानी हस्तियों ने चर्चा और संवाद में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शनिवार को संवाद में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि देश के पास बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी सभी चीजों का सही संयोजन है। वित्त मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए विश्व बैंक सहित कई बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। इसके लिए भारत ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। Yes, India, and we all know that Honorable Prime Minister has been speaking about how multilateral institutions need reform. And when we say multilateral institutions, they include World Bank and others, which are all dealing with development issues and funding of development issues. On that, India proposed to have an expert panel look at those issues which are so important for making these multilateral development institutions ready for 21st century challenges. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रायसीना डायलॉग 2023 में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया गया है। उन्होंने देश के निर्यात में हो रहे ऐतिहासिक इजाफे का भी उल्लेख किया। Last year was of course a record. We crossed $650 billion of goods and services. Yeah. This year is in for an even bigger record. We are well on track to give you, in the 75th year of independence, a number which will make 140 crore Indians very, very proud. We'll be hopefully crossing $750 billion. विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उस हिस्से की आवाज है जिसकी आवाज अब तक नहीं सुनी गई। What we see around is basically the conflict, and we also see post-pandemic recovery. Now, the two situations have actually brought focus to our long existing systems. The long existing systems, were they able to handle the difficult part for which they were created? And what I find missing today in true sense is true multilateralism. रायसीना डायलॉग 2023 के एक बेहद अहम सत्र में क्वाड देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक मंच पर नजर आए। संघर्ष का भविष्य तीसरे दशक से सबक शीर्षक वाले इस सत्र में संघर्ष और उसके वैश्विक प्रभावों को लेकर चर्चा हुई। उधर रायसीना डायलॉग 2023 सहित कई कार्यक्रमों के लिए भारत दौरे पर आए विदेशी मेहमानों ने कई चीजों का आनंद लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका रवाना होने से पहले दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में ऑटो रिक्शा की सवारी की। दूतावास पहुंचते समय एंटनी ब्लिंकन ऑटो से उतरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी दूतावास ने ब्लिंकन की ऑटो रिक्शा की सवारी का एक वीडियो पोस्ट किया है। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री के साथ G20 एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। द्विपक्षीय मुद्दों में व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के परस्पर संबंध शामिल रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लोवाक गणराज्य के अपने समकक्ष रास्तिस्लाव कासर से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में निरंतर प्रगति की समीक्षा की। बैठक में रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सक्रियता को आगे बढ़ाने पर बात हुई। विदेश मंत्री ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्रीलंका के आर्थिक सुधार को सुगम बनाने पर ये बातचीत केंद्रित रही और परस्पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी की गई। चर्चा के दौरान निवेश, व्यापार और विकास साझेदारी पर बात हुई। विदेश मंत्री ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री आरारत मिर्जोयन से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और आपसी सहयोग के एजेंडे को व्यापक आधार प्रदान करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में उनकी सक्रिय भागीदारी पर खुशी जताई। क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रालिक रैडमैन से भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। दोनों ने रक्षा सहयोग से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्रोएशिया भारत के लिए एक आर्थिक भागीदारी के रूप में कई संभावनाएं पेश करता है। विदेश मंत्री ने लुका मॉर्डिच उपहार के लिए उनका धन्यवाद किया। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने बीजेपी को जानो अभियान के तहत आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक भेंट की। गौरतलब है कि बीजेपी को जानो अभियान दुनिया को अपनी विचारधारा और कार्यप्रणाली के बारे में बताने का बीजेपी का प्रयास है। और नई दिल्ली में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के इतिहास, संघर्षों, सफलताओं, विचारधारा और योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध मजबूत से और मजबूत होते जा रहे हैं। क्वाड को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि यह समूह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम आधारित व्यवस्था के लिए है। The relationship between Australia and India is getting stronger and stronger all the time. Yes, Prime Minister Albanese's visit is, if you like, the icing on the cake. But over the last fortnight, we've had the Education Minister, the Foreign Minister, the Trade Minister and the Resources Minister from Australia all making a beeline to Delhi. This is a sign of the ever-growing economic and strategic partnership between Australia and India. That's got to be good for the whole world as well as our two countries. Quad is not against anyone, it is for something. It is for freedom, it is for the rules-based global order. और देश भर में G20 बैठकों के क्रम में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर सोमवार से हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक से पहले शनिवार को भारत और वैश्विक दक्षिण साझा भविष्य के लिए एक दृष्टि विषय पर चिंतन हुआ। G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 सहित सभी देशों के साथ बेहतरीन नीतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया के देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें। उन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर भी बल दिया। As the Prime Minister conveyed at the opening session of the summit, and I quote, he said, "Your voice
is India's voice. Your priorities are India's priorities. And he said, despite the challenges that the developing world faces, he was optimistic that our time is coming. And at the opening session of the meeting of G20 finance ministers and central bank governors, the Prime Minister addressed the G20 to say the focus should be on the most vulnerable people of the world. और हरियाणा के गुरुग्राम में G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक के लिए जमा हुए प्रतिनिधियों ने राज्य की कला संस्कृति का भी आनंद लिया। बैठक के समापन के बाद प्रतिनिधियों ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और प्रतापगढ़ फॉर्म्स को देखा। प्रतिनिधियों का वहां परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। और दिल्ली के नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की सीबीआई अदालत में 10 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं अदालत ने सिसोदिया की पुलिस रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में दिल्ली के स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया कैंपेन चल रहा है, तो भोले भाले बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। इस अभियान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सिसोदिया के समर्थन में बच्चों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखा है। दिल्ली की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई 10 मार्च को सुनिश्चित की है। सिसोदिया की पुलिस रिमांड को भी अदालत ने 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी की जो कस्टडी है वो 2 दिन बढ़ा दी गई है। सवाल ये है कि जिस प्रकार की आज जो दलीलें दी गई मनीष सिसोदिया के वकीलों के द्वारा और जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं जज साहब ने उसको रिजेक्ट करा। कोर्ट जो है वो तथ्य देखता है और तथ्य के हिसाब से कोर्ट ने जो फैसला किया है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी और 10 तारीख को आपकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी, यानी कि आपको जो है होली जो है वो जेल में मनानी पड़ेगी। सीबीआई ने इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में दखल देने से इनकार करने के बाद सिसोदिया ने शुक्रवार को रॉज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क स्थापित किया है और इस डेस्क के माध्यम से बच्चों को समर्थन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने कोई सर्कुलर तो जारी नहीं किया है, लेकिन इस संबंध में अधिकारियों को मौखिक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस संबंध में सोशल मीडिया के कुछ स्क्रीनशॉट भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने शराब घोटाले में संलिप्तता पाए जाने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं हैं और अपनी घटिया राजनीति में स्कूली बच्चों को घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार के स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया अभियान चलाया जा रहा है। इसकी पड़ताल करने पर पता चला है कि यह अभियान बच्चों का नहीं बल्कि बच्चों को इस अभियान में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में देश के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज जहां विश्व के बड़े नेता पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी विदेश में हिंदुस्तान के बर्बाद होने का बयान दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया एंड द ब्राइटनेस विथ विच इंडिया इज मूविंग और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वहीं हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। भाजपा ने यूपीए शासनकाल में फोन टैपिंग के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी पर पेगासस की जांच के समय जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हां, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे, और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है, हमारे देश में फोन टेपिंग होती है, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। न्यूज नाइट में खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। उड़िया भाषा की जानी मानी लेखिका प्रतिभा राय अपनी लेखनी से वंचितों की आवाज बनती हैं, सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला है उड़िया साहित्यकार प्रतिभा राय। बचपन से मैं एक रिबेल थी, अभी भी मैं रिबेल हूँ, मानववादी हूँ। जो मुझे नारीवादी बोलते हैं, मानववादी ही नारीवादी है। नारी क्या मनुष्य नहीं है? चेयर में बैठ के टेबल पे नहीं लिखती हूँ, मैं मिट्टी में बैठ के रक्त में लिखती हूँ साहित्य। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केरल के एर्नाकुलम में एशिया नेट न्यूज चैनल के कार्यालय में SFI द्वारा गुंडागर्दी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस गुंडागर्दी की चारों तरफ निंदा हो रही है। पूरे मामले के बारे में जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। एशियानेट न्यूज चैनल एर्नाकुलम कार्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के सदस्यों द्वारा की गई गुंडागर्दी के खिलाफ केरल में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की चारों ओर से निंदा हो रही है। मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ हमले पर राजनीतिक दल और पत्रकार संगठन सख्त हो गए हैं। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सहित विभिन्न प्रकार के संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
Yesterday night at AsiaNet office was clearly unfortunate. Everyone has the right to protest. You can raise your protest in whatever means you like. But I feel, going to an office and trying to stop the operations and intimidating the security officials is something should not have been done. हमले की निंदा करते हुए विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि इस घटना से मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर माकपा के पाखंड का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी की छात्र बटालियन का इस्तेमाल कर मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि एसएफआई के सदस्यों ने शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में एशियानेट न्यूज के कार्यालय पर हमला कर दिया था। लगभग 30 एसएफआई सदस्यों के एक समूह ने एशियानेट न्यूज के क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रवेश किया, सुरक्षा गार्डों को पीछे धकेल दिया और नारेबाजी करके और कर्मचारियों के सदस्यों और पत्रकारों को धमकी देकर प्रसारण के संचालन में हस्तक्षेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल शक्ति अभियान 2023 का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तहत असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से भी सम्मानित किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस बार जल शक्ति अभियान कैच द रेन की थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता रखा गया है। जल शक्ति अभियान की श्रृंखला में यह चौथी पहल है। वर्षा जल संचयन के लिए पेयजल स्रोतों को संरक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को जल शक्ति से नारी शक्ति थीम के साथ रखा गया है। राष्ट्रपति ने जल संरक्षण में महिलाओं की अहम भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ODF प्लस के तहत 5 साल से कम आयु के बच्चों की जिंदगी बचाने में सफलता मिली है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने जल शक्ति से नारी शक्ति पर एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया और स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का विमोचन भी किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2022 में कैच द रेन के तहत तकरीबन सभी जिलों में 75 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। वहीं ODF प्लस के तहत 2 लाख गांव संपूर्ण स्वच्छता के आंकड़े को पूरा कर चुके हैं। ये देश के 6 लाख गाँव में से 2 लाख गाँव जो है वो संपूर्ण स्वच्छता के मानकों को प्राप्त कर चुके हैं। कल ही हमने इस 2 लाख के आंकड़े को छुआ है और उसमें देश की महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में महिलाओं के प्रयासों को सराहते हुए जल संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरित किए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए गए। हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, जिससे गांव के आधे गांव से जो नालियों से जो पानी निकलती गंदे पानी ट्रीट होकर तालाब में जाती है और तालाब का पानी उससे शुद्ध हो गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम गांव-गांव जाकर ये सूचना देते हैं कि गांव के आसपास प्लास्टिक यूज ना करें। उसके भी घर में पड़े प्लास्टिक जो फेंक देते थे उसको मैंने क्या किए जो उसको इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाए काट करके। सर 200 से ऊपर महिला को हमने समूह बनाकर जोड़ दिए हैं। पानी की कीमत को महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर जल संरक्षण महिलाओं को सौंप दिया जाए तो वे अकल्पनीय सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करेंगी। इस बार जल शक्ति अभियान का लक्ष्य कैच द रेन को सफल बनाने में महिलाओं के नेतृत्व की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
फेल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने भारत सरकार के विकास कार्यों की जमकर सराहना की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में तमाम क्षेत्रों में भारत के शानदार प्रगति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। India's greatest resource is its people. By investing in health, where we are very active to help where we can, education, where there's room for improving that system. You'll take your primary resource, the great people, and join the League of Developed Countries. It's exciting to see the improvements and the dedication to continue that. बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे अभियान की सराहना की। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने लिखा कि भारत के पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। भारत में बने टीकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें वितरित की है। बिल गेट्स ने आगे लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 20 करोड़ महिलाओं समेत 30 करोड़ लोगों के खाते में डिजिटल पेमेंट के जरिए धन मुहैया कराया गया। ऐसा आधार और डिजिटल बैंकिंग की वजह से संभव हो सका है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने मोदी सरकार की गति शक्ति योजना की भी तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि भारत का गति शक्ति प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकारी काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है ताकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सके। बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है और ये उसके लिए सुनहरा मौका है। बिल गेट्स ने टीबी, फाइलेरिया समेत अन्य खतरनाक बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लाई गई योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी बातचीत हुई। जिस तरह मोदी सरकार ने भारत के कोने कोने तक शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि साफ ऊर्जा तकनीक की दिशा में भी भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोरोना के दौरान भारत सरकार के सफल प्रयासों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में सरकार के कोविड टीकाकरण अभियान की जमकर सराहना की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर देश भर में 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई। भारत में जब कोरोना महामारी ने प्रहार किया तो पूरी दुनिया इस बात से सशंकित थी कि क्या भारत के पास इतनी बड़ी आपदा का सामना करने के लिए संसाधन हैं?
लेकिन भारत ने सदी के सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए न केवल अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर भी उभरा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से करीब 34 लाख लोगों की जान बचाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान के दौरान बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों जैसे सामूहिक परीक्षण, होम क्वारंटीन, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का वितरण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय ने न केवल रोकथाम में मदद की, बल्कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उपाय जीवन बचाने और आर्थिक गतिविधि को फिर से पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत ने अपने टीकाकरण अभियान की बदौलत 18.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान होने से भी बचा लिया। टीकाकरण अभियान ने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोककर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया। टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए देश को 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ भी प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि टीकाकरण का लाभ इसकी लागत से अधिक हो गया है और यह भी सुझाव दिया गया है कि टीकाकरण को एक स्वास्थ्य अभियान के अलावा एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण संकेतक के रूप में भी माना जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद की। इस योजना के माध्यम से 40 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि कृषि सेक्टर के लिए चलाई गई योजनाओं में नाबार्ड योजना के तहत 30,000 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसमें से 25,000 करोड़ सहकारी समितियों, जिला सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बांटे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ। इसके अलावा मछुआरों के कल्याण के लिए 361 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 2 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को कवर किया गया। साथ ही ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत फल सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे से उबारने और नुकसान से बचाने का काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार उठाए जा रहे कदमों का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पिछले 12 साल में देश के सेवा क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं कार्गो ट्रैफिक में भी पिछले माह 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बड़ी टेक कंपनियों के भारत में निवेश करने और पीएलआई स्कीम से जुड़े उद्योगों में भी नौकरियां बढ़ने के संकेत मिले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर मिल रही है। ये सप्ताह भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था के लिए काफी राहत भरी खबरें लेकर आया है। भारत के सर्विस सेक्टर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फरवरी 2023 के दौरान देश के सेवा क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। प्रदर्शन के आधार पर भारत में सर्विस सेक्टर फरवरी में पिछले 12 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि देश में लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी होने की वजह से भारत के सर्विस सेक्टर ने ये उपलब्धि हासिल की है। फरवरी के महीने में पीएमआई बढ़कर 59.4 स्तर पर आ गया। जनवरी के महीने में ये 57.2 के स्तर पर था। यह फरवरी 2011 के बाद सबसे शानदार आंकड़ा है। सर्विस सेक्टर का 59.4 स्तर का पीएमआई पिछले 12 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। S&P ग्लोबल के मुताबिक फरवरी के महीने में इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का दबाव भी कम हुआ है। इनपुट कॉस्ट पिछले 2.5 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ी है। लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी से उपलब्धि हासिल हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल के अंत तक माल एवं सेवा निर्यात का आंकड़ा $750 अरब पार कर जाने की उम्मीद जताई है। Last year was of course a record. We crossed $650 billion of goods and services. This year is in for an even bigger record. We are well on track to give you, in the 75th year of independence, a number which will make 140 crore Indians very, very proud. We'll be hopefully crossing $750 billion.
जानकारों का मानना है कि फरवरी के महीने में सर्विस सेक्टर को मिलने वाले ऑर्डर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और उनकी कार्य क्षमता में भी विस्तार हुआ है। लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी से उपलब्धि हासिल हुई है। पूरे वैश्विक परिवेश में भारत तेजी से उभर रहा है, उसके निहितार्थ भी हैं और उसके कारण भी हैं। कारण प्रमुख देखते हैं तो जिस प्रकार से ये बात निकल करके आ रही है कि भारत में PMI की सर्विस सेक्टर का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस ओर भारतीय अर्थव्यवस्था कार्य भी कर रही है, यानी कि अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य कर रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। फरवरी महीने में ही कार्गो ट्रैफिक में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी महीने में कुल 65 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो ट्रैफिक दर्ज किया गया। मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, विशाखापट्टनम, न्यू मैंगलोर सहित पारादीप, हल्दिया और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी कार्गो ट्रैफिक में तेजी देखी गई। दीनदयाल पोर्ट कांडला पर कार्गो ट्रैफिक में सबसे ज्यादा 26% की तेजी देखी गई। कार्गो ट्रैफिक में बढ़ोतरी स्पष्ट दिखाती है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। अर्थव्यवस्था में मजबूती के कारण विश्व की कई कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। इस कड़ी में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में 5,740 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट लगाने जा रही है। ये निवेश चीन से प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करने के लिए है। भारत में इस निवेश से करीब 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। In 2014 there was zero exports of mobile phones and by next year mobile phones will be the top 10 category of exports from India, crossing 1 lakh crores. There is an underlying vision, there is an underlying policy framework and determination that is causing this shift of many leading global brands to seek India as the manufacturing destination. केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमों से अगले 2 सालों के दौरान नौकरियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। टीम लीज के एक सर्वे के मुताबिक देश की करीब 60% कंपनियां इस बात को लेकर सहमत हैं कि PLI स्कीम से जुड़े उद्योगों में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जिन क्षेत्रों में नौकरी बढ़ने की उम्मीद है उसमें दवा उद्योग में 68%, व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में 67% नौकरी और कपड़ा उत्पादों से जुड़े उद्योग में 62% रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों ने इस योजना के तहत नौकरी देने में 70% दिलचस्पी दिखाई है। वहीं बड़े संस्थानों ने नौकरी देने को लेकर 22% दिलचस्पी दिखाई है। PLI स्कीम से MSME पर भी असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। साथ ही कार्यबल में और महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और धन की कमी से जूझ रही रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के तौर पर उभरा है। बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों में छाए वित्तीय संकट के बीच सरकार ने सेक्टर को सहारा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से अगले 3 वर्षों में 180 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें 81,000 से ज्यादा घरों का निर्माण हो पाएगा। देखिए देश के सबसे बड़े सोशल इंपैक्ट फंड पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सस्ते और मध्य वर्ग के लिए आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वामी योजना अब जमीन पर अपना रंग दिखाने लगी है। साल 2019 में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने धन की कमी से लंबित पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अलग से फंड मुहैया कराने की योजना बनाई। मध्य वर्ग की परियोजनाओं को इस फंड के जरिए प्राथमिकता के आधार पर धन मिलने लगा, जिससे फंसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया। फंड को SBI कैप के द्वारा नियोजित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों का मानना है कि नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी से इस फंड की शुरुआत की थी। अभी तक स्वामी योजना के तहत सरकार ने 15,530 करोड़ का निवेश किया है। स्वामी योजना में अब तक वित्त मंत्रालय ने 130 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अब तक 12,500 करोड़ के खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अब तक 20,557 घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 सालों में 81,000 घर बन सकेंगे। स्वामी फंड का फायदा देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों में 130 परियोजनाओं को मिलेगा। दिसंबर 2024 तक इस फंड का फायदा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलता रहेगा। अनुमान है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का प्रवाह होगा।
इस तरह से स्वामी फंड देश का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट फंड बन चुका है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फंड्स में जान वापस आई। घरों के निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ और कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का उधार भी वापस करना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य से जुड़े दूसरी आर्थिक गतिविधियों में भी इसका सकारात्मक असर होना शुरू हो चुका है। जानकारों के मुताबिक इस निवेश से 2.5 से 3 गुने का फायदा अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। स्वामी फंड में SBI, LIC और HDFC बैंक जैसे निवेशकों की हिस्सेदारी है। फंड को फंसी हुई परियोजनाओं को 12% सालाना ब्याज पर कंपनियों को बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के दिया जाता है। खास बात यह है कि ये मदद उन प्रोजेक्ट्स के लिए ही है जो रेरा के साथ पंजीकृत हैं और जिसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी उपलब्धि। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा जारी है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री CV गणेशन ने इस तरह की घटनाओं को झूठा बताया है, वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 115 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 50 वर्ष पूरे होने पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना ने गश्त बढ़ा दी है। इस बीच सेना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो गलवान घाटी के पास फिटनेस के लिए क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। भारतीय सेना के जवान काफी ऊंचाई वाले इलाकों में और -डिग्री तापमान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देश की हिफाजत करने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसके साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। आपको न्यूज नाइट के अंत में ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक